हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज इंदिरा साहनी केस के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। पुराना केस है और लेकिन इस केस की प्रासंगिकता बनी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को यानी कल ही यह जजमेंट दिया है कि इंदिरा साहनी केस के रिव्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि काफ़ी समय पहले से यह मुद्दा उठाया जाता रहा कि इंदिरा साहनी के केस को रिव्यू किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में इस बात की मांग भी की गई, याचिका दायर करके, कि इंदिरा साहनी के जजमेंट को रिव्यू किया जाए। तो चूंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट के रिव्यू को लेकर के याचिका दायर की गई थी, याचिका में प्रश्न उठाया गया था, स्वाभाविक सी बात है कि यह केस हमारे लिए वर्तमान संदर्भ में समसामयिक महत्व का है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्री के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेन के एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेन के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अभी तक तो जजमेंट नहीं आया था, लेकिन 5 मई को यानी कल ही दिए गए जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि इसका रिव्यू नहीं होगा, रिव्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंदिरा साहनी के केस को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या है इंदिरा साहनी का केस, क्यों ये विवाद आया और क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा, इन्हीं सारे पहलुओं पर हम लोग इस डिस्कशन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले कुशल क्षेम पूछ लेना जरूरी है। उम्मीद है आप सब कुशल से होंगे। ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा, बाहर कम से कम एक्सपोजर लीजिएगा। कोविड-19 की सेकंड वेव बेहद खतरनाक रही है। सरकारी आंकड़ों से इतर, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, हालांकि आंकड़ों में भी मामले ज़्यादा हैं, लेकिन आंकड़ों से इतर ग्राउंड लेवल पर रियलिटी दुखद है, बहुत ही पेनफुल है, पैनिक है। इसलिए सतर्कता जरूरी है, सावधानी जरूरी है, सुरक्षित रहना जरूरी है, बाहर कम से कम निकलना जरूरी है और जीवन बचाना जरूरी है। अगर जीवन है तो फिर आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जीवन अमूल्य है। अपना भी जीवन बचाएं, अपने सहयोगियों का, अपने मित्रों का, अपने परिवार के सदस्यों का भी जीवन बचाएं। जीवन अमूल्य है, इस दिशा में सोच करके काम करें। बाकी सारी चीज़ें साथ साथ में चलते रहनी चाहिए, लेकिन प्राथमिकता इस समय जीवन बचाने की है। तो उम्मीद है आप सब सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे, और इस उम्मीद के साथ कि सुरक्षित होंगे और सकुशल होंगे, आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित और सकुशल होंगे। उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें जागरूक बनाइए कि वे सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, जिससे कि इस महामारी से, वैश्विक महामारी से, आप अपना भी बचाव कर सकें और अपने आसपास और प्रियजनों का भी बचाव कर सकें। ये आज के लिए बेहद आवश्यक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप बचाव का पालन कर रहे होंगे और आगे और भी सतर्कता अपनाएंगे और सतर्कता अपने प्रियजनों तक प्रसारित करेंगे, फैलाएंगे, हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इंदिरा साहनी के जजमेंट के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये इंदिरा साहनी है, इंदिरा साहनी नहीं है। ये केस इंदिरा साहनी है। कहीं कहीं इंदिरा साहनी भी लिखा मिलता है, मुझे बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन भी मुझे देखने को मिला, बुक्स में भी देखने को मिला कि वो इंदिरा साहनी लिखा जाता है, लेकिन वो इंदिरा नहीं है। ये केस इंदिरा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये इंदिरा नहीं है, दैट इज इंदिरा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1992 का केस है, 1992 का जजमेंट है और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का दिया गया लैंडमार्क जजमेंट है। हालांकि बाद में संसद ने संविधान संशोधनों के माध्यम से इस जजमेंट में चेंजेस किए हैं, परिवर्तन किए हैं, लेकिन फिर भी आज आरक्षण की सीमा को और आरक्षण के नियम को कार्यान्वित करने के लिए यह पर्याप्त दिशा निर्देश निर्धारित करता है। जो दिशा निर्देश इंदिरा साहनी के केस में तय किया गया, वह आज भी प्रचलित है, वही आज भी लागू है, क्योंकि यह कानून की भांति लागू है, लॉ की भांति लागू।
इस केस में, इंदिरा साहनी के केस में, आर्टिकल 16(4) संविधान का अनुच्छेद है 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 या 16(4), लोगों ने पहले ही कहा था। क्लॉज को हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं जैसे डू और डोंट, डू नॉट और डोंट। तो आर्टिकल 16(4) या 16 क्लॉज 4 भी कह लीजिए, यह आरक्षण की व्यवस्था का वर्णन करता है सरकारी नौकरियों में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में आर्टिकल 16(4) के स्कोप और उसके एक्सटेंट का एग्जामिनेशन किया गया, इसका परीक्षण किया। आर्टिकल 16(4) का महत्व क्या है, आर्टिकल 16(4) का क्षेत्र क्या है, उसका विस्तार क्या है, इन सारी बातों की जांच की गई इंदिरा साहनी के मामले में। क्या था कंटेंट, कारण क्या था जो इंदिरा साहनी का मुकदमा उत्पन्न हुआ, हम लोग उन कारणों की जांच पड़ताल करते हैं, तो उन कारणों के बारे में लिखते हैं, फिर इंदिरा साहनी के जजमेंट के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुरुआत होती है मंडल कमीशन से। अंडर आर्टिकल 340, अनुच्छेद 340 संविधान का आर्टिकल 340, यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करे। तो राष्ट्रपति ने पहले काका कालेलकर आयोग की स्थापना की थी, और फिर 1978 में निर्णय लिया गया कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा बीपी मंडल की अध्यक्षता में। और इस डिसीजन के बाद, इस निर्णय के बाद 1 जनवरी 1979 को 1 जनवरी 1979 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल की अध्यक्षता में, एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया। इस पिछड़े वर्ग आयोग का उद्देश्य था कि देश के जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान की जाए, उनके एडवांसमेंट के लिए, उनकी उन्नति के लिए सिफारिश की जाए, और यदि सरकारी नौकरियों में उनको स्थान देने, उनके लिए रिजर्वेशन करने की जरूरत हो तो इस बात की भी जांच पड़ताल की जाए और इसके बारे में यह आयोग अपनी सिफारिश करे। तो पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने के तरीके से कहते हैं कि पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए यह आयोग बनाया गया। कहीं कहीं बुक में 1978 भी लिखा मिलता है, क्योंकि डिसीजन ले लिया गया था 1978 में कि यह आयोग गठित किया जाएगा, लेकिन बाकायदा गठित किया गया 1 जनवरी 1979 को। तो कहीं 78 की तारीख भी लिखी मिलती है, कहीं 79 की तारीख भी मिलती है, गलत दोनों नहीं। 1980 में 1980 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, बीपी मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। दिसंबर 1980 में इसकी रिपोर्ट आई, और दिसंबर 1980 में इसने दी गई अपनी रिपोर्ट में 3743 जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां डिक्लेयर किया। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां क्लियर कर दिया। 3743 जातियों को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां डिक्लेयर कर दिया, और इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन दे दिया। 27% रिजर्वेशन दे या रिजर्वेशन की सिफारिश कर दी। यह आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत किया गया। संविधान का आर्टिकल 16 आप जानते हैं, लोक सेवाओं में अवसर की समता का वर्णन करता है। आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट का सेक्शन है और लोक सेवाओं में अवसर की समता का वर्णन करता है। आर्टिकल 16
में 6 क्लॉज हैं, 2 सब क्लॉज हैं। और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, 16(4) यह कहता है कि राज्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है यदि उसे लगता है कि उन वर्गों का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है, तब ऐसी दशा में तो पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 16(4) में की गई है। राज्य के द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। कौन होंगे पिछड़े वर्ग, आर्टिकल 16(4) यह नहीं डिफाइन करता, यह नहीं बताता। आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन पहले से ही दिया जा चुका था, लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा रिजर्वेशन नहीं था। इसके अतिरिक्त रिजर्वेशन दिया जाए, यह सिफारिश पीपी मंडल कमीशन ने दिसंबर 1980 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में की। उसने कहा कि देश में 3743 जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। इसलिए इनके उत्थान के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत इस कमीशन ने इन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के लिए 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की। 1980 में यह सिफारिश की गई। अब ये जो कमीशन बनाया गया था, ये जनता दल के द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया कमीशन था। जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन जनता पार्टी की गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई 1980 में। और जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तो इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि इस रिपोर्ट को 2 बार संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया, पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिससे कि पर कार्यवाही की जा सके, लेकिन फिलहाल कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं किया गया। 1989 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। फिर 1989 में ही इलेक्शन के बाद जनता दल की सरकार आ गई, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद चूंकि उनके एजेंडे में था कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, तो उन्होंने एजेंडे को लागू करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी। और 13 अगस्त को 13 अगस्त को 1990 में 1990 में 13 अगस्त को एक ऑफिस मेमोरेंडा जारी किया गया। एक ज्ञाप जारी किया गया, एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया, एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया 13 अगस्त 1990 को। और इस ऑफिस मेमोरेंडा के जरिए, ओएम के जरिए, कार्यालय ज्ञाप के जरिए पीपी मंडल की सिफारिशों को लागू करते हुए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। आप कह सकते हैं सरकारी आदेश के जरिए 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। जैसे ही पिछड़े वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, वैसे ही पूरे देश में हिंसा का वातावरण उत्पन्न हो गया। बड़े पैमाने पर सरकार के इस आदेश के विरुद्ध हिंसा होने लगी। बहुत सारे सार्वजनिक संसाधनों की क्षति हुई, व्यक्तिगत क्षति भी हुई, लोगों ने आत्मदाह किया, लोगों की डेथ भी हुई। नतीजा ये हुआ कि इस ऑफिस मेमोरेंडा के खिलाफ, इस कार्यालय ज्ञाप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बिहाफ पर एक रिट पिटीशन फाइल कर दी गई, एक याचिका दायर कर दी, एक रिट पिटीशन फाइल कर दी गई, एक याचिका दायर कर दी।
अब इस याचिका पर सुनवाई आगे होनी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने थोड़ी सी तेजी दिखाते हुए 1 अक्टूबर 1990 को 1 अक्टूबर 1990 को सरकार के डिसीजन को, ऑफिस मेमोरेंडा को स्टे कर दिया, रोक दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक न्यायालय इस केस की पूरी सुनवाई नहीं कर लेता और अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सरकार के द्वारा 13 अगस्त 1990 को जो ऑफिस मेमोरेंडा जारी किया गया, जिसके जरिए 27% रिजर्वेशन दिया गया, वह रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के आदेश को स्टे कर दिया और रिजर्वेशन का आदेश रुक गया लागू होने से, तब तक की जब तक कि फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए, केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, सरकार गिर गई जनता दल की। फिर आगे चल करके 1991 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में फिर कांग्रेस सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद उसने अपने रिजर्वेशन के पुराने निर्णय में 2 संशोधन कर दिया। क्या संशोधन किया? 25 सितंबर 1991 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने फिर से एक ऑफिस मेमोरेंडा जारी किया, ओएम ऑफिस मेमोरेंडा, कार्यालय ज्ञापन जारी किया, सरकारी आदेश जारी किया। और इस ऑफिस मेमोरेंडा के माध्यम से 13 अगस्त 1990 को जो ऑफिस मेमोरेंडा जारी किया गया था, उसमें 2 चेंजेस कर दिए। क्या कर दिए? 2 चेंजेस, 2 परिवर्तन कर दिए गए। क्या 2 परिवर्तन कर दिए गए? पहला परिवर्तन किया गया कि 27% जो रिजर्वेशन दिया जाना था, उस 27% रिजर्वेशन में आर्थिक आधार को शामिल कर दिया, इकोनॉमिक क्राइटेरियन शामिल कर दिया, इकोनॉमिक क्राइटेरियन शामिल कर दिया 27% रिजर्वेशन में, इन 27%। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक आधार पर इस 27% का जो रिजर्वेशन दिया गया पिछड़े जातियों को, इस पिछड़ी जातियों में आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर पुअरर सेक्शन की पहचान की जाएगी और गरीब सेक्शन की पहचान की जाएगी, और उन पुअरर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी को नहीं। तो जो पिछड़ी जातियां हैं 3743, जिन पिछड़ी जातियों की पहचान की गई, उन पिछड़ी जातियों में आर्थिक आधार पर क्राइटेरिया तय किया जाएगा और उस क्राइटेरिया के अंतर्गत पुअरर सेक्शन, गरीब से गरीब सेक्शन की पिछड़ी, क्योंकि पिछड़ी जातियों में भी सब गरीब तो है नहीं, पिछड़ी जातियों में भी बहुत सारे लोग एडवांस हैं। तो पिछड़ी जातियों में जो गरीब सेक्शन है, उस गरीब सेक्शन को आरक्षण का लाभ मिल सके, इसके लिए यह व्यवस्था कर दी गई कि आर्थिक आधार पर पिछड़ी जातियों में गरीबों की पहचान की जाएगी और उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी। ये पहला संशोधन किया गया। दूसरा संशोधन कर दिया गया कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं, ईडब्ल्यूएस। 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जाएगा। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वे होंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग वे होंगे जो अभी तक किसी भी आरक्षण में कवर्ड नहीं है। यानी एक तरीके से कहें तो ये हायर क्लास, यानी जिस क्लास को रिजर्वेशन से मुक्त रखा गया है, जिस क्लास को अभी तक रिजर्वेशन से मुक्त रखा गया है, जो आज के समय में किसी भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया में कवर नहीं होते, जिन्हें नहीं जाते, उनमें से जो 10% लोग, उनमें से जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा।
उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 10% की सीट उनके लिए रिजर्व की जाएगी। ये 2 चेंजेस किए गए। अब पहले से ही 13 अगस्त 1990 का जो आदेश था वो पहले से ही सब जुडाइज था, पहले से ही कोर्ट में पेंडिंग था और अभी उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया था, पहली बात। दूसरी बात, उस डिसीजन को जो सरकार ने पुराना निर्णय लिया था 13 अगस्त 1990 को, वो स्टे किया जा चुका था। सरकार का वो आदेश स्टे किया जा चुका था, उसका ऑपरेशन रोक दिया गया था, उसका क्रियान्वयन रोक दिया गया था। तो जब वो आदेश ऑलरेडी रुका हुआ है तो उसमें संशोधन करके आप नया परिवर्तन कैसे कर रहे हैं? ये तो बहुत तर्कसंगत नहीं माना जाएगा, क्योंकि न्यायालय ने अभी स्टे कर रखा है आदेश को, तो जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए तब तक कोई संशोधन, कोई परिवर्तन किया नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल कर दिया सरकार ने। नतीजा ये हुआ कि जब ये परिवर्तन किया गया तो इस मामले को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई, 9 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, संवैधानिक पीठ स्थापित की गई और उस संवैधानिक पीठ को यह मामला सौंप दिया गया और ये मामला कहलाया इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी के द्वारा याचिका दायर की गई और इसीलिए इस मामले को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मामले को विस्तार से सुना, रिगरस सुनवाई हुई, लगातार सुनवाई हुई, मामले को सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को अपना जजमेंट सुना दिया, डेट ऑफ जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को अपना जजमेंट दिया। 9 जजेस की बेंच थी, जजमेंट 6 और 3 के बहुमत से दिया गया, मेजॉरिटी 6 और 3 की थी, यानी 6 जजेस जो जजमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस जजमेंट की ओर थे और 3 जजेस उसके अगेंस्ट थे। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति खोमेन और न्यायमूर्ति RM सहाय, ये 3 जजेस थे जो इस पूरे जजमेंट जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसके खिलाफ थे। वास्तव में इन 3 जजेस ने पीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया, जो रिपोर्ट चैलेंज की गई थी इंदिरा साहनी के केस में, और आर्टिकल 16(4) के स्कोप और एक्सटेंट को जानने की कोशिश की गई थी कि आर्टिकल 16(4) का स्कोप और एक्सटेंट क्या है, इसका क्षेत्र और इसका विस्तार क्या है, जिससे कि पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, किन पिछड़े वर्गों को शामिल किया जा सकता है, किस प्रकृति का रिजर्वेशन दिया जा सकता है, किस सीमा तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इन सारी बातों की जांच पड़ताल होनी थी। तो रिजर्वेशन के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था और 3 जजेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा बकवास है ये रिपोर्ट, बेकार है ये रिपोर्ट, नया कमीशन बनाया जाना चाहिए, नया कमीशन बनाया जाना चाहिए और उस कमीशन से कहा जाना चाहिए कि वो फिर से जांच करे और जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार करे। तो 3 जजेस ने तो इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ही बकवास डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो कमीशन ने जातियों की पहचान की है, रिजर्वेशन की सिफारिश की है, ये सब कुछ जो उनका प्रोसेस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए पूरी रिपोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नया कमीशन बनाया जाना चाहिए, नई रिपोर्ट आनी चाहिए। और जाति को, चूंकि जाति को आरक्षण का आधार बनाया गया था, तो इन 3 जजेस के द्वारा ये इस बात पर बल दिया गया कि हमारा समाज पहले से ही जातियों में बटा हुआ है, अगर हम जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर देंगे तो जातियों की व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी और ये सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं होगी, समाज के लिए, भविष्य के समाज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए नए क्राइटेरिया तय किए जाएं और जाति पर इतना अधिक बल न दिया जाए। ये बेसिक
रीज़न था जिसके कारण इन 3 जजेस ने बीपी मंडल की रिपोर्ट को खारिज किया और बीपी मंडल की रिपोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, क्योंकि उनका कहना था कि हमारा संविधान जाति धर्म इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही करता है और ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ये जाति आधारित बुराइयों को प्रोत्साहन देगा, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए। फिलहाल ये अल्पमत की राय थी, केवल 3 जजेस की राय थी। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। 6 जजेस का बहुमत एक साथ था, इसलिए बहुमत का निर्णय लिया गया और बहुमत का निर्णय सुनाया गया। क्या निर्णय सुनाया गया, हम लोग अब इस बात की चर्चा करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंदिरा साहनी मामले में फैक्ट क्या था, तथ्य क्या था। हम लोगों ने तथ्य की चर्चा की जिस कारण से इंदिरा साहनी मामला प्रकाश में आया। अब इंदिरा साहनी मामले में क्या जजमेंट दिया गया, हम लोग जजमेंट की चर्चा कर लेते हैं, निर्णय की चर्चा कर लेते हैं, फिर अंत में आपके क्वेश्चंस भी ले लेंगे। आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे होंगे आपके क्वेश्चंस भी ले लेंगे। तो हम लोग जजमेंट की चर्चा करते हैं, निर्णय की चर्चा करते हैं कि क्या निर्णय दिया गया। बड़ा निर्णय था, लंबा निर्णय था इंदिरा साहनी के मामले का और बड़े व्यापक प्रभाव छोड़े हैं इसने हमारी व्यवस्था पर। तो पहली बात, जजमेंट का जो पहला पॉइंट, मुख्य पॉइंट है वो रिजर्वेशन के आधार को लेकर है कि रिजर्वेशन का आधार क्या होना चाहिए, आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए। 6 जजेस की राय थी कि आरक्षण के आधार को जाति के रूप में चिन्हित किया गया है रिपोर्ट में और जाति आरक्षण का आधार बने रहना चाहिए। 6 जजेस की राय थी। 3 जजेस अल्पमत में जो कुलदीप सिंह थे, उन्होंने कहा कि आप नहीं जान रहे हैं कि आप इस देश में, समाज में विध्वंस के बीज बो रहे हैं। उन्होंने 6 जजेस को चेतावनी दी। ठीक है, 6 जजेस आप लोग एक साथ हैं और जजमेंट आपके साथ है क्योंकि बहुमत आपके साथ है, लेकिन आप इस समाज में विध्वंस के बीज बो रहे हैं। शायद कुलदीप सिंह की राय बहुत गलत नहीं थी, क्योंकि जाति आधारित आरक्षण की जो पहचान की गई उसने हमारे समाज में जाति आधारित विषमता के बीज बोए हैं, जातियों में आरक्षण पाने की होड़ पैदा की है, प्रतिस्पर्धा पैदा की है। मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से कुलदीप सिंह ने जो प्रश्न उठाया था कि जाति आधारित आरक्षण देना भविष्य के समाज के लिए बेहतर नहीं होगा, शायद उनकी आशंका गलत नहीं थी, उनकी आशंका सच थी। और भी तार्किक आधारों पर रिजर्वेशन दिए जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने रिकमेंडेशन की थी नया कमीशन बनाया जाए और उससे कहा जाए कि पिछड़े वर्गों के पहचान के नए क्राइटेरिया तय करें। जाति का क्राइटेरिया तय करना बड़ा सरल है, बहुत आसान है, इसलिए उन्होंने जाति को आधार बना लिया। लेकिन एक ही जाति में सब पिछड़े नहीं होते, एक ही जाति में सब सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं जो एडवांस होते हैं, बहुत, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुअर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही पुअर होते हैं, बेहद गरीब। और ये हर जातियों में है, ये हर जातियों में, कोई भी जाति इससे अछूती नहीं है। इसलिए कुलदीप सिंह ने कहा था कि जाति के आधार पर आरक्षण देना तर्कसंगत नहीं होगा, लेकिन ये उनका अपना अल्पमत था, केवल 3 जजेज इसके फेवर में थे। तो निर्णय ये लिया गया कि आरक्षण का आधार जाति ही रहेगी, कास्ट ही आरक्षण की बेसिस बनेगी। आज भी आरक्षण का आधार जाति है। यह भी कहा गया, इस निर्णय में यह भी कहा गया कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, केवल आर्थिक आधार को कंसीडर नहीं किया जाएगा। केवल आर्थिक आधार नहीं, क्यों नहीं? केवल आर्थिक आधार को क्यों नहीं कंसीडर किया जा सकता? जो बहुमत की राय थी, 6 जजेस ने कहा कि आर्टिकल 16(4) का पर्पस, जब आर्टिकल 16(4) आरक्षण की व्यवस्था करता है तो आर्टिकल 16(4) का पर्पस लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं है, आर्थिक उत्थान करना इसका पर्पस नहीं है। इसका पर्पस सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान करना। क्योंकि आर्टिकल 16
क्लॉज 4 या 16(4) का पर्पस आर्थिक उत्थान करना नहीं है, बल्कि इसका पर्पस सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान करना है। इसलिए केवल आर्थिक आधार पर, अकेले आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर आर्थिक आधार को आरक्षण के लिए कंसीडर करना है तो आर्थिक आधार के साथ अन्य आधारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो केवल आर्थिक आधार नहीं होगा आरक्षण देना। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि जाति अकेले आधार नहीं होगी। जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जाति अकेला आधार नहीं होगी। आरक्षण देने का अकेला आधार नहीं होगी। जाति रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक आधार होगी। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक आधार होगी, क्योंकि जब हम समता के अधिकार को लागू करते हैं, आरक्षण समता के अधिकार का हिस्सा है। हम लोग आरक्षण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आरक्षण पर चर्चा करना हमारा पर्पज नहीं है। हम केवल इंदिरा साहनी के जजमेंट पर चर्चा करें। तो आरक्षण समता के अधिकार का ही एक अनिवार्य अंग है, समता के अधिकार का ही हिस्सा है। इसलिए समता के अधिकार को, राइट टू इक्वालिटी को लागू करने के लिए, समता के अधिकार को लागू करने के लिए वर्गीकरण का सहारा लिया जा सकता है, क्लासिफिकेशन का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। तो जाति रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक आधार होगा, क्योंकि जाति क्या है? जाति एक प्रकार का सोशल क्लास है, एक प्रकार का सामाजिक वर्ग है। जाति एक प्रकार का सामाजिक वर्ग है, और हम आरक्षण के लिए सामाजिक वर्गों का रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आरक्षण के लिए हम सामाजिक वर्ग को अलग अलग रूपों में भी चिन्हित किया जा सकता है। अगर धर्म के आधार पर हम सामाजिक वर्ग को चिन्हित करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म के आधार पर चिन्हित किए गए सामाजिक वर्ग हैं। तो सामाजिक वर्गों को अलग अलग रूपों में चिन्हित किया जा सकता है, और इन सामाजिक रूपों में वर्गीकरण के आधार पर, क्लासिफिकेशन के आधार पर चिन्हित करके, कमजोर वर्गों को चिन्हित करके आरक्षण दिया जा सकता है। तो इन सामाजिक वर्गों में कमजोर वर्गों को चिन्हित करने का आधार क्या होगा? मंडल कमीशन ने कहा जाति होगा। और इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकार कर लिया कि जाति को वर्गीकरण का आधार माना जाएगा, तार्किक वर्गीकरण का आधार माना जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि भाई संविधान तो जाति आधारित भेदभाव की मना ही करता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 इस बात की मनाही करता है, रोकता है। तो जाति को अगर हम आधार बना रहे हैं तो ये आर्टिकल 16(1) और 16(2) को वायलेट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जाति को यहाँ वर्गीकरण का आधार बनाया गया है, और समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समाज को समता के अधिकार को लागू करने के लिए, समाज में समता लाने के लिए समाज को वर्गीकृत करने का अधिकार देता है, बशर्ते यह वर्गीकरण तर्कसंगत हो, तार्किक हो। और 6 जजेस ने कहा कि जाति तर्कसंगत वर्गीकरण का आधार माना जाएगा। तो जाति को तर्कसंगत वर्गीकरण का आधार मान लिया गया। हालांकि कोर्ट ने यह नहीं बताया कि यह कैसे होगा। कोर्ट ने यह नहीं बताया कि यह कैसे किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जो जाति के आधार पर पिछड़ेपन का आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, कि कैसे
इस रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर, इस तार्किक वर्गीकरण के आधार पर जातियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट की जाए और उस अथॉरिटी को यह काम सौंपा जाए। एक अथॉरिटी अपॉइंट की जाए और उस अथॉरिटी को काम सौंपा जाए। ये काम न्यायालय का नहीं है, ये काम न्यायालय नहीं करेगा। तो न्यायालय ने आइडेंटिफिकेशन के लिए ना तो कोई ग्राउंड बताया, ना तो आइडेंटिफिकेशन के लिए, पिछड़े वर्गों के आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई क्राइटेरिया तय किया, ना ही इस रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए कोई क्राइटेरिया तय किया। यह सब कुछ न्यायालय ने नहीं। न्यायालय ने कहा कि एक अथॉरिटी अपॉइंट की जाए और अथॉरिटी यह सब कुछ करे। तो पहला ग्राउंड, पहला जो जजमेंट था, जजमेंट का जो पहला पार्ट था सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में, वो आरक्षण के ग्राउंड को लेकर के था कि आरक्षण का आधार जाति है। दूसरी बात, अभी तक ये प्रचलन में रहा या लोगों की यह मान्यता रही कि आर्टिकल 16(4) जो आरक्षण का प्रावधान करता है, वह आर्टिकल 16(1) का वायलेशन है। आर्टिकल 16(1) लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, और आर्टिकल 16(4) कहता है पिछड़े वर्गों को आरक्षण। तो यह राय व्यक्त की जाने लगी, यह कहा जाने लगा कि आर्टिकल 16(4) 16(1) का अपवाद है, एक्सेप्शन है। यह बात बालाजी के मामले में भी कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में यह कहा कि आर्टिकल 16(4) क्लॉज 4, आर्टिकल 16(1) क्लॉज 1 का एक्सेप्शन नहीं है, का अपवाद नहीं है। आर्टिकल 16(4) आर्टिकल 16(1 का अपवाद नहीं, बल्कि यह एक इंस्टांस है, यह एक उदाहरण है। आर्टिकल 16(4) आर्टिकल 16(1 का एक उदाहरण है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि आर्टिकल 16(1) ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समता होगी, लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। अब मान लीजिए कि सभी को समान अवसर नहीं मिल पाए हैं सरकारी नौकरी में, तब दूसरी बात, समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में स्वयं अपनी पहल से समान अवसर पाने की स्थिति में नहीं है, तब ऐसी दशा में ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तब क्या होगा? तब आर्टिकल 16(4) बनाया गया, और आर्टिकल 16(4) कहता है कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है जो सरकारी नौकरियों में समान भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, अर्थात उसकी पर्याप्त भागीदारी नहीं हो पा रही है, तो राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ, उच्चतम न्यायालय ने कहा इंदिरा साहनी का अर्थ यह हुआ कि रिजर्वेशन की बात अकेले आर्टिकल 16(4) नहीं करता, बल्कि रिजर्वेशन की बात तो सबसे पहले आर्टिकल 16(1) करता है। हालांकि रिजर्वेशन शब्द लिखा नहीं गया है आर्टिकल 16(1) में। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 या 16(1) केवल इतना कहता है कि सरकारी नौकरियों में, यानी लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, भारत के नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध होंगे। तो भारत के नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध होंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस पंक्ति में आरक्षण का भाव स्वयं निहित है, क्योंकि इसका अर्थ यह भी निकलता है कि अगर किसी नागरिक के पास समान अवसर उपलब्ध नहीं है, तो यह दायित्व राज्य का होगा कि उसे समान अवसर उपलब्ध कराए, और राज्य अगर उसे समान अवसर उपलब्ध कराना चाहता है तो उसके लिए वह कुछ साधनों का प्रयोग कर सकता है। उन्हीं में से एक साधन है आरक्षण, रिजर्वेशन। तो आरक्षण आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के उद्देश्य को पूरा करने का एक साधन है, क्योंकि 16(1) कहता है
कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, और अगर किसी नागरिक के पास समान अवसर उपलब्ध नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि उसे समान अवसर उपलब्ध कराए। अगर उसे लगता है कि ऐसा समान अवसर देने के लिए आरक्षण की आवश्यकता होती है तो राज्य उसे आरक्षण भी दे सकता है और आरक्षण के माध्यम से समान अवसर उपलब्ध करा सकता है। तो आरक्षण की बात केवल आर्टिकल 16(4) नहीं करता, बल्कि आरक्षण तो आर्टिकल 16(1) में ही अंतर्निहित है। इसलिए आर्टिकल 16(4) 16(1) का अपवाद नहीं है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 16 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है, बल्कि यह उसका एक उदाहरण ही है। क्योंकि आर्टिकल 16(1) कहता है कि समान अधिकार मिलेंगे सबको, और जिनको समान अधिकार नहीं मिल पाए हैं आर्टिकल 16(4) उन्हें समान अधिकार दिलाता है। इस प्रकार बालाजी के मामले में जो जजमेंट आया था, बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामले, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 16(4) 16(1) का अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया, और निरस्त करते हुए यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 16(4) 16(1) का अपवाद नहीं है। हालांकि न्यायालय ने पहली बार ऐसा नहीं, स्टेट ऑफ केरला बनाम NM थॉमस के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी यह राय व्यक्त कर चुका था। इंदिरा साहनी के मामले में उसने जजमेंट के माध्यम से इस राय को और पुख्ता कर दिया और मजबूत बना दिया। तो आर्टिकल 16(4) 16(1) का अपवाद नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि आरक्षण समता के अधिकार का अपवाद नहीं है, बल्कि आरक्षण समता के अधिकार को लागू करने का एक तरीका है, साधन। तो ये दूसरा जजमेंट है, जजमेंट का दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16(4) 16 क्लॉज 4 में भी आरक्षण दिया गया है, और आरक्षण आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में भी दिया गया है। लेकिन 16(4) में दिया गया आरक्षण आर्टिकल 15(4) में दिए गए आरक्षण के समान नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये समानता नहीं रखते। तो आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 15(4) एक दूसरे के समान नहीं है। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भारत के नागरिकों के साथ विविध क्षेत्रों में भेदभाव की मनाही करता है। जानते हैं आप, पढ़ा होगा आपने। इसी आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 है, जो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, 1951 में जोड़ा गया था। और आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के पक्ष में कोई भी प्रावधान कर सकता है, और इसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान आर्टिकल 15(4) करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 15(4) के अंतर्गत भी राज्य आरक्षण दे सकता है, और 16(4) के अंतर्गत भी राज्य आरक्षण दे सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोनों सिमिलर नहीं है, इसलिए हमने सिमिलर का चिन्ह बना के क्रॉस कर दिया कि दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों समान नहीं। दोनों में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की बात की गई है, लेकिन दोनों में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं वो अलग अलग हैं। कैसे हैं, इसे समझिए। आर्टिकल 15(4) यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि पिछड़े कौन हैं? अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग। सॉरी, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। ये आर्टिकल 15(4) कहता है, इतने लोगों के लिए रिजर्वेशन। जबकि आर्टिकल 16(4) में जब रिजर्वेशन की बात कही गई तो इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, बस ये कह दिया गया पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग कौन होगा, इसका कोई क्राइटेरिया
आर्टिकल 16(4) में मेंशन नहीं है, जबकि 15(4) में पिछड़ा वर्ग कौन है ये मेंशन है। अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, इन्हें पिछड़े वर्ग घोषित किया गया है। तो क्राइटेरिया अलग अलग है। 16(4) में कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, पिछड़ा वर्ग कौन होगा ये राज्य तय करेगा, राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। दूसरी बात, जो 15(4) का रिजर्वेशन है वो मूलतः शिक्षण संस्थाओं के लिए है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए अगर किसी को आरक्षण मिलना है तो ये आर्टिकल 15(4) में किया जाता है। जबकि 16(4) के अंतर्गत जो रिजर्वेशन दिया जाता है ये जॉब के लिए है, ये नौकरियों में आरक्षण है। ये नौकरियों में आरक्षण है। तो ग्राउंड अलग अलग हैं 16(4) और 15(4) में, और पर्पस अलग अलग है, क्योंकि 15(4) का जो रिजर्वेशन है वो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए है, जबकि 16(4) का जो रिजर्वेशन है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण। इस प्रकार बालाजी के जजमेंट को यहाँ फिर से ओवर रूल कर दिया गया, रद्द कर दिया, क्योंकि बालाजी के जजमेंट में बालाजी के जजमेंट को हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था, जब हम आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वहां बालाजी की केस की विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसलिए इस डिस्कशन में हम लोग बालाजी के केस के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप पुराना देख लीजिएगा लेक्चर, उस पुराने लेक्चर में बालाजी के केस का बहुत विस्तार से अध्ययन किया गया है, बहुत विस्तार से चर्चा। तो बालाजी के केस में यह बताया गया था कि तो आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 15(4) की पिछड़ी जातियां एक जैसी, उनमें कोई अंतर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी के मामले में अपने ही दिए गए इस जजमेंट को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16(4) की जो पिछड़ी जातियां हैं और 15(4) की जो पिछड़ी जातियां हैं वो अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि 16(4) पिछड़े वर्ग की बात करता है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देता कि पिछड़ा वर्ग कौन होगा, जबकि 15(4) पिछड़े वर्ग को स्पेसिफाई कर देता है कि अनुसूचित जातियां, जनजातियां और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां ही 15(4) के अंतर्गत पिछड़ी जातियां मानी जाएंगी। का मतलब ये है कि 16(4) का स्कोप 15(4) के स्कोप से बड़ा है, क्योंकि जब हमने पिछड़ा वर्ग कह दिया तो अब वो एक अम्ब्रेला ग्रुप हो गया, बड़ा ग्रुप हो गया, उसमें सब शामिल हैं। जब हमने अनुसूचित जाति यानी हमने पहचान कर ली, तो पहचान का ग्रुप हमारा छोटा हो गया, पहचान का ग्रुप हमारा छोटा हो गया, जबकि पिछड़ा वर्ग कह देने से पहचान का ग्रुप बड़ा हो जाता है। तो 15(4) का दायरा छोटा है, 16(4) का दायरा बड़ा है, यानी जो 15(4) में पिछड़े वर्ग कवर हो रहे हैं, हो सकता है कि वे 16(4) में कवर ना हो, हालांकि आज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि जो पिछड़े वर्ग आर्टिकल 15(4) में कवर हो रहे हों वे 16(4) में कवर ना हो, क्योंकि 16(4) में क्लासिफिकेशन का दायरा अलग होगा, क्लासिफिकेशन का ग्राउंड अलग होगा, और 15(4) के लिए क्लासिफिकेशन का ग्राउंड अलग होगा। हालांकि हमारी सरकारों ने ऐसा नहीं किया है जिससे कि आरक्षण को सरलता पूर्वक लागू किया जा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा किया जा सकता, ऐसा प्रावधान बनाया जा। तो ये तीसरा पॉइंट है जजमेंट का, लंबा जजमेंट है इंदिरा साहनी के मामले का। अगला जजमेंट का अगला पॉइंट हम लोग कि जजमेंट का अगला पॉइंट क्या है। फिर इस सब को समझने के बाद फिर अभी जो हाल में जजमेंट दिया गया है उस क्रीमी लेयर की बात की गई। क्रीमी लेयर की बात की गई कि जो क्रीमी लेयर हैं उनको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए, इनको एक्सक्लूड किया जाए।
इनको शामिल ना किया जाए, क्रीमी लेयर को शामिल ना किया जाए। अब ये क्या होते हैं, क्रीमी लेयर क्या होते हैं? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा, इसलिए क्रीमी लेयर की पहचान की जानी चाहिए और क्रीमी लेयर की पहचान करते हुए आरक्षण के लाभों से क्रीमी लेयर को वंचित किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब हुआ मलाई, हिंदी में अर्थ के रूप में कहें तो मलाईदार परत, लेकिन इसका भावार्थ ये है कि पिछड़े वर्गों में जो लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, जो जातियां सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों में आती हैं, उन जातियों में कुछ लोग सोशली एडवांस होंगे। इकोनॉमिकली नहीं कहा गया, सोशली एडवांस कहा गया। हालांकि सोशली एडवांस की पहचान करने के लिए हम सहारा आर्थिक लेंगे, आर्थिक लेंगे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों में जो सामाजिक रूप से उन्नत हैं, सोशली एडवांस हैं, उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाएगा। यह क्रीमी लेयर डिक्लेयर करने के लिए, अर्थात सोशली एडवांस की घोषणा करने के लिए इनकम को आधार माना जा सकता है, आय को आधार माना जा सकता है, क्योंकि मेजरमेंट का एक आधार होना चाहिए, मापने का एक आधार होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आय को आधार मानते हुए, इनकम को आधार मानते हुए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों में सोशली एडवांस, सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों की पहचान की जानी चाहिए। इन वर्गों को क्रीमी लेयर की संज्ञा दी जाएगी, क्रीमी लेयर कहा जाएगा, और जो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि यह काम न्यायालय का नहीं है, न्यायालय क्रीमी लेयर की पहचान नहीं करेगा। क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए पहल सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार को समय सीमा न्यायालय ने तय कर दी। न्यायालय ने कहा कि सरकार एक आयोग या संस्था का गठन करे और उसके माध्यम से क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया तय करे। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने रामनंदन कमेटी बनाई, जस्टिस थे उच्चतम न्यायालय के, और रामनंदन कमेटी को यह दायित्व सौंपा गया कि उच्चतम न्यायालय के इस दिशा निर्देश के अनुसार जो इंदिरा साहनी के मामले में जजमेंट दिया गया क्रीमी लेयर वाला, उस क्रीमी लेयर वाले जजमेंट को ध्यान में रखते हुए यह बताया जाए कि कैसे क्रीमी लेयर को डिसाइड किया जाएगा। तो इन्होंने आय को आधार मानते हुए आय के आधार पर क्रीमी लेयर का वर्णन किया और क्रीमी लेयर के लिए जो ग्राउंड बताया उसी ग्राउंड को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अधीन यह कमेटी बनाई गई। आगे चल करके आय की सीमा में कुछ परिवर्तन भी किए गए। अब 8 लाख की आय निर्धारित कर दी गई है। जिन लोगों की आय 8 लाख से कम है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में आरक्षण के हकदार हैं, और जिन लोगों की आय 8 लाख या उससे अधिक है वे क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। वे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े हुए वर्गों में अगर आते हैं और उनकी आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो वे क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। ऑब्वियसली सालाना आय एनुअल इनकम अगर 8 लाख रुपए से अधिक है तो वे क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे और उनके परिवार के सदस्यों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर के लिए अलग से क्राइटेरिया बना दिया गया। तो ये सरकार ने काम किया। हम लोग जजमेंट पर आते हैं, जजमेंट के अगले पहलू आते हैं। बाकी और भी जितने भी संवैधानिक पद हैं या ग्रुप ए ग्रुप बी सेवा के अधिकारी हैं, इन सब लोगों को भी से बाहर रखा। तो हम लोग अपने जजमेंट के पार्ट पर अध्ययन को कंटिन्यू रखते हैं, विषय से भ्रमित नहीं होंगे। जैसे पिछले बार
लेक्चर में हम लोगों ने केवल 50% के रिजर्वेशन की सीलिंग पर चर्चा की थी, तो हम लोगों ने अपनी चर्चा को केवल अपने टॉपिक तक सीमित रखा था। इसी तरीके से हम लोग अपने टॉपिक तक ही सीमित रहते हैं, बाकी चर्चा अलग अलग टॉपिक में होती रहेगी, क्योंकि एंडलेस डिस्कशन है बहुत सारे टॉपिक पर। अगली बात, न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 16(4) इस प्रकार की अनुमति देता है, परमिशन देता है कि बैकवर्ड क्लासेस को मोर बैकवर्ड क्लासेस में वर्गीकृत किया जा सके। पिछड़े वर्ग को, जो पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़े वर्ग को अधिक पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके, ऐसे वर्गीकरण की अनुमति दी गई। न्यायालय ने कहा कि अगर ये अनुमति नहीं दी जाएगी तो क्रीमी लेयर की पहचान नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि अगर ये अनुमति नहीं दी जाएगी तो क्रीमी लेयर की पहचान नहीं हो सकती, और अगर क्रीमी लेयर की पहचान नहीं होगी तो आरक्षण का लाभ जो एडवांस लोग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों में जो एडवांस पीपल हैं, सोशली एडवांस पीपल हैं, आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिल जाएगा, और वास्तव में जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वे आरक्षण के लाभ से वंचित रहे। तो जिन्हें वस्तुतः आरक्षण के लाभ की आवश्यकता है, आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंच, यह सुनिश्चित करने के पिछड़े वर्गों का अति पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह वर्गीकरण अगर सरकार करती है तो ऐसा वर्गीकरण मान्य होगा, विधिमान्य। इसी वर्गीकरण के सहारे क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को लागू किया जा सकता है। अगर इस वर्गीकरण को रोक दिया जाए तो क्रीमी लेयर को लागू करना कठिन हो जाए। तो जजमेंट में पिछड़े को अति पिछड़े में बांटने का समर्थन किया। अगली बात, छठी बात, जो रिजर्वेशन की सीलिंग तय की गई, अधिकतम सीमा तय की गई रिजर्वेशन की, आरक्षण की, न्यायालय ने कहा कि रिजर्वेशन की सीलिंग यानी अधिकतम सीमा 50% होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जितनी रिक्तियां निकाली गई हैं, उन रिक्तियों में से केवल 50% सीटें ही रिजर्व की जाएंगी। अगर 120 वैकेंसी निकाली गई है तो 60 सीट ही रिजर्व होगी, 60 सीट रिजर्व नहीं की जाएगी। तो रिजर्वेशन की सीमा अधिकतम 50% की, अधिकतम 50% की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, असाधारण परिस्थिति है, तो इस असाधारण परिस्थिति में इसे रिलैक्स किया जा सकता है, इसे रिलैक्स किया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है, इसे ज्यादा किया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन असाधारण परिस्थिति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में इस सीमा को लांघा जा सकता है, 50% की सीमा को वायलेट किया जा सकता है, इसका उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या होंगी, ये असाधारण परिस्थितियां क्या होंगी। सुप्रीम कोर्ट इन असाधारण परिस्थितियों के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, लेकिन वह कहता है कि अगर असाधारण परिस्थितियां हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं, तो इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन यह केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा मान्य होगी, बनी रहेगी। और जितने भी जजमेंट आए, अभी हाल का जजमेंट 5 मई को आया,
2021 में, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आरक्षण की 50% सीमा लांघने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही नियम है और यही नियम बना रहेगा, तो रिव्यू नहीं करेंगे। तो 50% की सीमा को बनाए रखा। हालांकि 50% की यह सीमा विवादों के घेरे में रही है और उच्चतम न्यायालय में समय समय पर याचिका दायर करके इस बात की मांग की जाती रही, न्यायालय इस पर विचार करे और रिलैक्सेशन दे, इसमें छूट दे। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने 5 मई को दिए गए जजमेंट में इस प्रकार की संभावनाओं को नकार दिया है, लेकिन यह मांग की जाती रही। किन तर्कों के आधार पर इस प्रकार की मांग की जाती रही, समर्थन के आधार क्या रहे हैं, विरोध के आधार क्या रहे हैं, इस बात की चर्चा हम लोग अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, विस्तार से कर चुके हैं कि आरक्षण की सीमा को 50% रहना चाहिए या 50% की सीमा से बढ़ा देना चाहिए, की चर्चा पक्ष विपक्ष में हम कर चुके हैं। तो फिलहाल आरक्षण की सीमा 50% ही रहेगी। इंदिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस को तय कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में केवल बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर उच्चतम न्यायालय ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो आर्टिकल 16(4) है, संविधान का अनुच्छेद 16(4) है, जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जा रहा है सरकारी नौकरियों में, वह एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। वह कहता है कि अगर सरकारी नौकरियों में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर सरकारी नौकरियों में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तभी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है। यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करता, नॉट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करता। इसका अर्थ क्या हुआ? आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 16(4) में, और ये कहा गया कि आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, राज्य आरक्षण देगा, तो आर्टिकल 16(4) यह कहता है कि यदि राज्य को प्रतीत होता है कि किसी पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राज्य ऐसे वर्गों के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जाति के शब्द का प्रयोग नहीं है, सामाजिक वर्ग की बात है। समाज के ऐसे वर्गों के पक्ष में जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तो यहाँ पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग किया गया, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन शब्द का प्रयोग किया गया। यह नहीं कहा गया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जिसका ना हो उसे रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हुआ कि जितनी जनसंख्या है उसी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन होना चाहिए। अर्थात किसी भी जाति की, क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक वर्गीकरण का आधार जाति माना गया है रिजर्वेशन में, इसलिए जाति के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती तो इसका अर्थ ये होता कि किसी भी जाति की जितनी प्रतिशतता है उतने प्रतिशत लोग सरकारी नौकरियों में भी होने चाहिए। अगर उतने प्रतिशत लोग सरकारी नौकरियों में ही हैं तो रिजर्वेशन दे करके और उनकी प्रतिशतता उतनी बढ़ाई जानी चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उतनी ही प्रतिशतता मेंटेन रहे। किसी जाति की कुल जनसंख्या में जितनी प्रतिशतता है उसी प्रतिशतता में कुल सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत मेंटेन रहे, यह सुनिश्चित करना होगा। अगर ऐसा करते तो इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करता, संविधान पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व
कोई निश्चित परिभाषा नहीं बनाई जाती, यह सापेक्षिक परिभाषा होगी, निरपेक्ष परिभाषा नहीं होगी। और पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा क्या होगा, यह भी समय के आधार पर बदल सकता है। लेकिन फिलहाल राज्य को यह देखना होगा कि समाज के सभी वर्गों को, राज्य को यह देखना होगा कि समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, और समाज के जिन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। राज्य एक कोटा तय कर ले, राज्य एक क्राइटेरिया तय कर ले, और जैसे उसे लगे कि भाई इसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल गया है, वो रिजर्वेशन को विड्रा कर ले, वह रिजर्वेशन को वापस कर ले, क्योंकि रिजर्वेशन हमेशा चलने वाली कोई व्यवस्था तो है नहीं। तो ऐसी दशा में राज्य इस आधार पर कार्य कर सकता है। ये एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जिसकी मैंने चर्चा की, व्यवहार में तो ऐसा नहीं है। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व के विचार को आर्टिकल 16(4) में अपनाया गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के विचार को। इसलिए कोई भी जाति अगर अपनी जनसंख्या की प्रतिशतता के मुताबिक आरक्षण की मांग करती है तो वह गलत है, क्योंकि उसकी जितनी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। आरक्षण तब दिया जाएगा यदि राज्य को लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह राज्य का अपना निर्णय होगा, लेकिन राज्य का अपना निर्णय विवेक के आधार पर नहीं होगा, विवेक के आधार पर नहीं होगा, बल्कि राज्य इन सारे प्रकार का निर्णय लेने के लिए एक आयोग बनाएगा। न्यायालय ने कहा कि राज्य एक आयोग का गठन करे, एक कानूनी संस्था बनाए, और उस कानूनी संस्था को यह जिम्मेदारी दे कि वह यह तय करे कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको पिछड़ी जातियों में शामिल करना है, कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको पिछड़ी जातियों में अब शामिल नहीं करना है। इन सारी बातों के विषय में वह निर्णय ले, सरकार को रिकमेंडेशन करे, और उस रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार निर्णय ले। तो सरकार के द्वारा किया जाने वाला यह कार्य मनमाना ना हो, सरकार अपने विवेक का दुरुपयोग न करे, इसके लिए एक सांविधिक संस्था, एक कानूनी संस्था बनाई जानी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का पालन करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, और आगे चल करके 1993 में गठन किया गया, और आगे चल करके अभी हाल में ही इस पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। संविधान में आर्टिकल 338 बी, 338 क्लॉज कैपिटल बी जोड़ा गया, और आर्टिकल 338 में क्लॉज बी जोड़ते हुए पिछड़े वर्ग आयोग के लिए, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के लिए प्रावधान किया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो अब इसे एक संवैधानिक दर्जा मिल गया, पिछड़े वर्ग आयोग को। तो यह व्यवस्था निर्मित की गई आदेशों के अनुपालन में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, फिलहाल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं रखी जाए, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं रहा है। तमिलनाडु इसका उल्लंघन भी हुआ है, इसका उल्लंघन भी हुआ है। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां 69% रिजर्वेशन है, और यह 69% रिजर्वेशन देने के लिए तमिलनाडु की विधानसभा ने एक कानून पारित किया। इस कानून को संसद के पास भेजा गया, और संसद ने इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। हालांकि 9वीं अनुसूची आरक्षण के पर्पज से नहीं बनाई, यह 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग है, क्योंकि 9वीं अनुसूची के बनाने का पर्पज लैंड रिफॉर्म रहा है, भूमि सुधार रहा है, इसलिए गलत प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। लेकिन चूंकि 50% से अधिक आरक्षण को संरक्षण देना था, और पहले यह प्रावधान वर्णित कर दिया गया 9वीं अनुसूची के लिए, आर्टिकल 31 क्लॉज बी में यह लिख दिया गया कि 9वीं अनुसूची में जो कानून शामिल किए जाएंगे
वे कानून न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर होंगे, न्यायालय उनका पुनर्विलोकन नहीं कर सकेगा। इसलिए संविधान के इन प्रावधानों का सहारा लेते हुए यह प्रावधान कर दिया गया, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन लागू रहेगा। हालांकि अब उच्चतम न्यायालय ने स्थिति बदल दी है और न्यायालय ने कहा कि हम 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की जांच कर सकते हैं। यह बात अलग है कि हम पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन हम आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच अवश्य कर सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन 9वीं अनुसूची का रिव्यू हो सकता है आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर, क्योंकि आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर रिव्यू करना और जुडिशियल रिव्यू करना ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट, ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13(2) में दिया गया है, 13(2) में दिया गया है कि अगर कोई कानून बनता है और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो न्यायालय उसकी जांच करके उसे शून्य घोषित करेगा। यह न्यायिक पुनर्विलोकन। और आधारभूत ढांचे के आधार पर रिव्यू का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने जिस विशेषता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है, उस विशेषता का अर्थात आधारभूत ढांचे का उल्लंघन यदि किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को शून्य घोषित। तो जुडिशियल रिव्यू करना और आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन के आधार पर रिव्यू करना, ये दोनों अलग अलग चीज। फंडामेंटल राइट के चैप्टर में हम लोगों ने बहुत विस्तार से इसको पढ़ा है, तो आगे एक डिस्कशन इस पर कर लेंगे अलग से। तो तमिलनाडु इसका अपवाद है। इसके अलावा 103वां जो संविधान संशोधन पारित किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया, इस 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया। जब पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अब 103, चूंकि वो सरकारी आदेश के जरिए दिया गया था, अब संविधान संशोधन के माध्यम से 103वें संविधान संशोधन जो ऐसे वर्ग हैं जो आरक्षण में कवर नहीं होते, यानी सामान्य वर्ग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें 10% आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन प्रदान कर दी। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन कर दी गई है। 50% से ज़्यादा है, ये बियॉन्ड 50% है। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा दिया गया। हालांकि आज की डेट में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये जो 103वां संविधान संशोधन है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक याचिका दायर की गई है, एक याचिका दायर की गई है और उस याचिका में यह पेंडिंग है। हालांकि कुछ होना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसे वैध ही घोषित करेगा, ये तय जानिए। मैंने जब पिछला लेक्चर लिया था, आप उसे सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो मराठाओं का आरक्षण का प्रावधान है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, क्योंकि वो 50% से ज़्यादा लिमिट क्रॉस करता है। 103वां संविधान संशोधन है वो भी 50% की लिमिट को क्रॉस करता है और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देता है। लेकिन दोनों, उस समय दोनों के जजमेंट नहीं आए थे जब मैंने चर्चा की थी। लेकिन आप लेक्चर को सुनिएगा, मैंने उसमें स्पष्ट घोषणा की थी कि जहाँ तक मेरा न्यायिक क्षेत्र का अनुभव है, मराठा को जो आरक्षण मिला है न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। और अभी कल यानी 5 मई को जो जजमेंट आया है, न्यायालय ने मराठाओं को जो आरक्षण दिया गया था 50% से ज़्यादा, न्यायालय ने उसे शून्य घोषित कर दिया है। दूसरा, मैंने यह भी बताया था आपको कि उस लेक्चर में कि जो 103वें संविधान संशोधन का जो मामला पेंडिंग है, अभी वो मामला पेंडिंग, उस पर अभी जजमेंट नहीं आया है, ये वैध बना रहेगा। अब मैंने कहा था कि ये मैं अपने न्यायिक क्षेत्र के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो एक तो खरा उतर गया, क्योंकि मराठाओं का रिजर्वेशन रद्द कर दिया, 50% से ज़्यादा था। अब जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इस पर डिसीजन आने की बारी है, तो इंतज़ार कीजिएगा और मेरे इस लेक्चर को वहाँ से कोरिलेट कीजिएगा, समझिएगा। और जजमेंट ऐसा, हालांकि न्यायालय ने जजमेंट नहीं दिया है, पहले से कह देना गलत बात है, लेकिन मैं अपने न्यायिक क्षेत्र के अनुभवों के आधार पर ऐसा ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि जजमेंट इसी के इर्द गिर्द रहेगा, ऐसा ही आएगा। और मराठा का जो रिजर्वेशन है उसका जजमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो 16(4) का जो रिजर्वेशन है वो जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया, उच्चतम न्यायालय ने यह डिक्लेयर कर दिया।
जनसंख्या के आधार पर रिजर्व। इसके बाद तो जजमेंट का अगला पार्ट, क्वेश्चन अभी ले लेंगे, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले लेंगे। जजमेंट का जो अगला पार्ट है, कौन सा नंबर था, नंबर लोग लिख लेंगे, 7th नंबर, 7th नंबर है। अलग अलग नंबर में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो अग्रनयन नियम है, अग्रनयन नियम वैध है अंडर लिमिट ऑफ 50%। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। कैरी फॉरवर्ड रूल ये वैलिड है बशर्ते कि यह 50% की सीमा का उल्लंघन न करे। अंडर लिमिट ऑफ 50%, यू ऑब्लिक एल, अंडर लिमिट ऑफ 50%। तो 50% की सीलिंग, 50% की सीलिंग अप्लाई होगी जब भी कैरी फॉरवर्ड का रूल एप्लीकेबल होगा। क्या होता है समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड के रूल को फॉलो किया जाएगा, जबकि पुराने जजमेंट में कोर्ट ने मना कर दिया था, तो रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, कैरी फॉरवर्ड का जो रूल है वो लागू रहेगा। जो वैकेंसीज हैं वो कैरीड फॉरवर्ड की जा सकती है, जो बची हुई वैकेंसीज हैं उन्हें आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है, इसे कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब हुआ, अग्रनयन नियम का मतलब हुआ कि अगर कोई वैकेंसी भरनी थी रिजर्व क्लास में और नहीं भरी गई, तो एक तरीका तो यह है कि वो वैकेंसी लैप्स कर जाएगी और फिर अगले साल फ्रेश वैकेंसी आएगी। फ्रेश वैकेंसी आएगी तो टोटल में जुड़ कर आएगी। एक तो ये तरीका है कि वैकेंसी लैप्स हो गई। दूसरा तरीका यह है कि वैकेंसी लैप्स नहीं होगी, वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, आगे चली जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आगे शिफ्ट हो जाएगी, आगे चली जाएगी, जो बची हुई वैकेंसी है उसी को कैरी फॉरवर्ड रूल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए तो ज्यादा समझ में। मान लिया हमने कि 2020 में 100 वैकेंसी आई, 100 वैकेंसी में से 50 वैकेंसी अनरिजर्व्ड होंगी और 50 वैकेंसी रिजर्व्ड होंगी। ठीक है। तो अगर 2020 में 100 वैकेंसी आई, 50 अनरिजर्व्ड है, 50 रिजर्व्ड है। अब इन 50 रिजर्व्ड वैकेंसीज में से जो 50 रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं, इसमें जो फिल्ड वैकेंसीज हैं वो 30 हैं और जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं वो 20 हैं। यानी 30 वैकेंसी भरी जा चुकी और 20 खाली रह गई, रिक्त रह गई, 20 पद खाली रह गए, ये भरे नहीं जा सके। ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिया कि 2020 में 100 वैकेंसीज आई थी, 50 भर दी गई और 50 50 अनरिजर्व्ड हैं, 50 अनारक्षित हैं जिसे जनरल कोटा कहते हैं, 50 रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं। 50 में से 30 वैकेंसीज आरक्षण कोटे से भरी गई, लेकिन 20 वैकेंसीज खाली रह गई। अब मान लीजिए ये एसटी की हैं, मान लीजिए ओबीसी की हैं, या एससी एसटी ओबीसी तीनों की हैं ना, किसी भी तरीके से आप मान लीजिए। तो ये अनरिजर्व्ड वैकेंसी, ये रिजर्व वैकेंसी हैं जो अनफिल्ड रह गई, यानी खाली रह गई, ये भरी नहीं जा सकी। तो अब इन 20 वैकेंसी का क्या होगा, सवाल है, प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस 20 वैकेंसी का क्या होगा। इसी 20 वैकेंसी को डिसाइड करने के लिए कैरी फॉरवर्ड का रूल लागू किया जाता है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है जो लागू नहीं है, लागू नहीं है, लेकिन एक तरीका तो ये है कि अगर 2021 में 100 वैकेंसी आई, तो यहाँ से जो 20 वैकेंसी बची थी उसको हमने टोटल जोड़ दिया इसमें। ये लागू नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये कि 20 वैकेंसी को हमने जोड़ दिया और टोटल पद हो गए 120। ठीक है। और इस 120 में से हमने
50-50% का रिजर्वेशन कर दिया तो 60 सीट हो गई अनरिजर्व्ड और 60 सीट्स हो गई रिजर्व्ड। एक तो ये तरीका हो गया, ये लागू नहीं है, ये लागू नहीं। दूसरा तरीका क्या है कैरी फॉरवर्ड का, कि वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगी। अब दो तरीका देखिए कैसे कैरी फॉरवर्ड होंगी। कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब है कि जो वैकेंसी भरी गई, जो 20 पद खाली रह गए, रिक्त रह गए, ये 20 पद 2021 में अलग से इन 20 पदों के लिए, इन 20 पदों के लिए अलग से वैकेंसी निकाली जा सकती है। एक साथ भी वैकेंसी निकाली जा सकती है, अलग से भी वैकेंसी निकाली जा सकती है। लेकिन जब भी 20 पदों के लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी तो इस 20 पद में भी 10 अनरिजर्व्ड होंगे और 10 रिजर्व्ड होंगे। यानी इन 20 पदों में भी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। तो जो वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड होंगी, जो वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड होंगी, उस वैकेंसीज में भी आरक्षण की 50% की सीमा का ध्यान रखा जाएगा। जबकि जबकि ये जो 20 वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, ये 20 वैकेंसीज रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज टोटल, क्योंकि यही भरी नहीं गई थी, ये टोटल रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज। लेकिन जब रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी आगे कैरी फॉरवर्ड की जाएगी तो उसमें आधा अनरिजर्व्ड हो जाएगा और आधा रिजर्व्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आरक्षण की 50% की सीमा का पालन किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, लेकिन इसे भी रद्द कर दिया गया, इसे भी रद्द कर दिया। 81वां संविधान संशोधन पारित किया गया 2000 में। 81वां संविधान संशोधन पारित किया गया 2000 में, और 81वां संविधान संशोधन पारित करके संविधान में आर्टिकल 16(4) बी जोड़ा गया, 16 क्लॉज 4 बी जोड़ा गया। और 16(4) बी जोड़ते हुए ये ऐड किया गया, और ऐड करते हुए इंदिरा साहनी के इस जजमेंट को रद्द कर दिया। इंदिरा साहनी के मामले में जजमेंट दिया गया था कि जो पुरानी आरक्षित वर्ग की बची हुई वैकेंसीज हैं वो कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी, यानी अगले साल शिफ्ट कर दी जाएंगी। लेकिन जब अगले साल शिफ्ट करके वैकेंसी निकाली जाएगी तो उसमें भी आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का विचार किया जाएगा। आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जाएगा, जबकि पिछले वर्ष में वह पूरी की पूरी रिजर्व वैकेंसी थी। ये इंदिरा साहनी का जजमेंट था। इस जजमेंट को 81वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से संसद ने रद्द कर दिया। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 16(4) बी जोड़ा गया, और 16(4) बी जोड़ करके यह प्रावधान कर दिया गया कि जो खाली वैकेंसीज थी, जो 20 वैकेंसी रिक्त थी, पहले वैकेंट थी, उस 20 वैकेंसी की अलग वैकेंसी निकाली जाएगी। और 20 वैकेंसी की जब अलग वैकेंसी निकाली जाएगी तब उसमें 50% की अधिकतम सीमा का विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात उसमें 100% रिजर्वेशन दिया। यानी जो 20 वैकेंसी खाली रह गई, भरी नहीं गई थी, उनको आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। 20 वैकेंसी के लिए अलग वैकेंसी निकाली जाएगी और इसमें 100% रिजर्वेशन होगा। इसमें रिजर्वेशन की 50% की सीमा का विचार नहीं किया जाएगा। यह अब संविधान में लिख दिया गया और इंदिरा साहनी के मामले में दिए गए जजमेंट को रद्द कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं बैकलॉग्स, बकाया रिक्तियां। बकाया रिक्तियां बोलचाल में इसको कहते हैं बैकलॉग्स, बकाया रिक्तियां। तो
इस प्रकार की बैकलॉग्स वैकेंसीज कमीशन में आती रहती हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, देखा होगा। तो ये बैकलॉग वैकेंसीज आती हैं, वो इसी प्रावधान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अगला जो प्रावधान किया गया जजमेंट का, 8वां जो पॉइंट है जजमेंट का, यह कहा गया कि रिजर्वेशन देने के लिए केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही पर्याप्त होगा, अर्थात एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से रिजर्वेशन दिया जा सकता है, क्योंकि ये चैलेंज किया गया था। याद कीजिए, हमने बताया 13 अगस्त 1990 को ऑफिस मेमोरेंडा जारी किया गया, एक सरकारी कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया, एक तरीके से सरकारी आदेश जारी किया गया, और उस आदेश के माध्यम से सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 20% रिजर्वेशन दे दिया गया। ना तो उसके लिए उस समय संसद ने कानून बनाया, न ही संविधान संशोधन किया गया, रिजर्वेशन सरकारी आदेश के माध्यम से दे दिया गया। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी आदेश के माध्यम से रिजर्वेशन दिया जा सकता है। हाँ, यदि उसमें कहीं कोई प्रावधान है, कोई चैलेंज करने के प्रावधान है, तो वो सब अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। लेकिन जहां तक सवाल सरकारी आदेश के द्वारा रिजर्वेशन दिए जाने से है, तो कोई भी रिजर्वेशन सरकारी आदेश द्वारा दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने इस जजमेंट में क्लियर कर दिया। अगली बात, न्यायालय ने कहा कि प्रमोशन में, पदोन्नतियों में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को रद्द कर दिया गया। 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया 1995 में। 1995 में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया। इसके द्वारा संविधान में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैपिटल ए जोड़ दिया गया, 16(4)A जोड़ दिया गया, और आर्टिकल 16(4)A जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को रद्द कर दिया गया, और आर्टिकल 16(4) में यह प्रावधान कर दिया गया कि पदोन्नतियों में आरक्षण दिया जा सकेगा, पदोन्नत में आरक्षण दिया जाएगा। आगे चल करके 85वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस आर्टिकल 16(4) में और संशोधन किया गया, और यह कहा गया कि जो आरक्षण दिया जाएगा वो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ दिया जाएगा, अर्थात पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ दिया जाएगा। तो पदोन्नतियों में आरक्षण को वैध बना दिया गया, और वैध बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रद्द करना जरूरी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क था कि आरक्षण एक बार मिलना चाहिए, अगर नियुक्ति में आरक्षण मिल गया है तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है। इस उद्देश्य से पदोन्नतियों में आरक्षण रद्द कर दिया गया। लेकिन संसद ने 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से राजनीतिक कारणवश पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 16(4)A के अंतर्गत कर दी। फिर 85वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में बदल दिया, अर्थात रिजर्वेशन के माध्यम से किसी भी आरक्षित वर्ग के जूनियर को अगर सीनियर का दर्जा मिल जाता है तो जीवन पर्यंत वह सीनियर ही बना रहेगा, और जो उसका सीनियर था वह जीवन पर्यंत उसका जूनियर ही बना रहेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था निर्मित कर दी गई। हम इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रिजर्वेशन में प्रमोशन पर एक अलग वीडियो बना रखा है, और रिजर्वेशन में प्रमोशन पर वीडियो मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के, जो मेरे ही नाम से है, डॉक्टर आदर्श कुमार के नाम से है,
तो डॉक्टर आदर्श कुमार के नाम से आप यूट्यूब पर चैनल सर्च कीजिएगा और उस चैनल पर जाकर के रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नतियों में आरक्षण का वीडियो आप ओपन कीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा, सुनिएगा उसे। तो पदोन्नतियों में जो आरक्षण का प्रावधान है, कैसे जन्मा है, कैसे आर्टिकल 335 से उसका रिलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है, फिर उसमें जरनैल सिंह का क्या जजमेंट है, उसमें नागराज का क्या जजमेंट है, लक्ष्मी का क्या जजमेंट है, तो बहुत सारे पदोन्नतियों में आरक्षण को लेकर के बहुत सारे जजमेंट हैं। तो उन सारे जजमेंट को हमने वहां पर एक्सप्लेन किया है पदोन्नतियों में आरक्षण के बारे में। तो यहाँ पर हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, उसको दोहरा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑनलाइन है, ऑलरेडी आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो पदोन्नतियों में आरक्षण के लिए उसे विस्तार से अवश्य सुनिएगा, वो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इंदिरा साहनी के मामले में पदोन्नतियों में आरक्षण देने पर रोक लगाई गई, लेकिन 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने इस रोक को समाप्त कर दिया और पदोन्नतियों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया। अगली बात, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर रिजर्वेशन को लेकर के, अगर रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को लेकर के कोई भी, रिजर्वेशन की क्राइटेरिया को लेकर के कोई भी विवाद अगर होता है, तो ऐसे किसी भी डिस्प्यूट का समाधान, ऐसे किसी भी विवाद का समाधान हमेशा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाए। ऐसे विवाद हमेशा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जाएंगे और उच्चतम न्यायालय ही ऐसे विवाद का समाधान करेगा। तो आज आप देखें, उच्चतम न्यायालय के पास इंदिरा साहनी के बाद से नंबर ऑफ केसेस रहे हैं जो रिजर्वेशन के अलग अलग मुद्दों से संबंधित रहे हैं, और वे उच्चतम न्यायालय ने उन सभी विवादों का समाधान किया है। अभी भी पेंडिंग है केसेस, एक केस का तो अभी कल समाधान हो गया, बाकी कुछ केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग है रिजर्वेशन को लेकर के। तो जैसे 103वें संविधान संशोधन का मामला पेंडिंग है, हो सकता है आगे जल्दी डिसीजन आ जाए और आप जब इस वीडियो को सुने तो डिसीजन आ चुका हो। तो लेकिन फिलहाल आज की तारीख में 6 मई को हम लोग क्लास ले रहे हैं 2021 में, आज वो डिसीजन अभी पेंडिंग है, और डिसीजन क्या आएगा मैंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है। ये इंदिरा साहनी के मामले का। अब अगर आप देखें तो इंदिरा साहनी के मामले के कुछ जजमेंट को संसद ने संविधान संशोधनों के माध्यम से रद्द कर दिया, बदल दिया, और इंदिरा साहनी के मामले के कुछ जजमेंट को आज भी रिव्यू करने की मांग समय समय पर की जाती रही है, आज भी की जा रही है। यही कारण है कि इंदिरा साहनी का केस हमेशा चर्चा में और विवादों में रहा है। वर्तमान समय में इंदिरा साहनी के मामले को रिव्यू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में मांग की गई थी कि इंदिरा साहनी के मामले को रिव्यू किया जाए। रिव्यू के पीछे बहुत सारे ग्राउंड हैं, बहुत सारे आधार हैं, क्यों रिव्यू करने की मांग की जाती रही है, तो विवाद क्यों उत्पन्न होता रहा है इंदिरा साहनी के मामले को लेकर के, क्योंकि आरक्षण अपने आप में विवादित विषय। किसी वर्ग को आरक्षण देना, किसी वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा तय करना, किसी वर्ग को आरक्षण से वंचित कर देना, आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा तय कर देना, आरक्षण के ये प्रत्येक प्रावधान हमेशा से विवादों में रहे, और इसका एक मूल कारण है कि हमने आरक्षण के लिए कोई व्यवस्थित नीति की घोषणा नहीं की, बल्कि रैंडम तरीके से हमने रिजर्वेशन को लागू किया है, और आरक्षण का राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग किया जाता रहा है। तो विवाद का जो कारण है यहाँ पर, सबसे पहला जो कारण है विवाद का, वो राजनीतिक, क्योंकि जब भी इलेक्शन कहीं होता है तो कुछ राजनीतिक दल इस बात की मांग करते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा। जब इस प्रकार का एजेंडा लेकर के राजनीतिक दल चुनाव में जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आरक्षण का मुद्दा विवादों में घिरने लगता है, और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए
राजनीतिक लाभ न कहें, राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस देश के राजनेता इस प्रकार की कुटिल मांगें, कुत्सित मांगें समाज के सामने प्रस्तुत करते रहे। तो राजनीतिक कारण रहा है पहला। दूसरी बात, कभी समीक्षा नहीं की गई। आज हम जब कोई भी प्रावधान लागू करते हैं तो हम यह जानना चाहते हैं कि हमने अगर किसी प्रावधान को लागू किया, किसी कार्यक्रम को, किसी नीति को लागू किया, तो उसका लाभ लोगों को कितना मिला, किन लोगों को मिला, क्यों नहीं मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, यह सब कुछ जानना होता है। इसलिए जब हम कोई भी प्रावधान लागू करते हैं, कोई भी सरकारी नीति लागू करते हैं, कोई भी निर्णय लागू करते हैं, तो उसकी समीक्षा करना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा करने से, जब हम किसी चीज की समीक्षा करते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है, और फीडबैक हमें उस नीति को, उस कार्यक्रम को, उस प्रावधान को, उस निर्णय को लागू करने के लिए तर्कसंगत आधार देता है। तो अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं होती, हम तार्किक आधार पर उसे लागू कर सकते हैं। इसलिए सरकारी नीतियों की समीक्षा जरूरी होती है। लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि आरक्षण पिछले 70 सालों से प्रचलित है, लागू है, लेकिन आरक्षण की कोई समीक्षा नहीं की गई, कोई फीडबैक नहीं लिया गया। समीक्षा कहने का आशय मेरा यह नहीं है कि आरक्षण खत्म करने के लिए लेना है। कहने का आशय मेरा यह है कि आरक्षण को तर्क संगत बनाने के लिए लेना है, जिससे जो लोग वंचित हैं, जो लोग सीमांतिक वर्ग में आते हैं, मार्जिनलाइज्ड क्लास में आते हैं, वास्तव में पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सके। जो लोग आरक्षण के लाभों से वंचित हैं और उन्हें आरक्षण के लाभ की आवश्यकता है, उन्हें आरक्षण की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए, ऐसे लोगों को शामिल भी किया जा सके। लेकिन यह सब कुछ तब होगा, यह तर्कसंगत निर्णय तब होगा जब हम एक व्यापक समीक्षा करें इस बात की, और यह समीक्षा राजनीतिक विचार से मुक्त हो, फैक्ट पर आधारित हो, तथ्यों पर आधारित। तो हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया। ये दो एक सामान्य कारण हैं जिनकी वजह से आरक्षण का विषय विवादों में रहा। इसके अलावा भी जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है, मैं जजमेंट की ही बात कर रहा हूँ, इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट के माध्यम से ही आरक्षण लागू हुआ है, वही आरक्षण की मेन गाइडलाइन है, वही आरक्षण का कानून है, वही आरक्षण की नीति है, वही आरक्षण का संविधान है, इंदिरा साहनी का केस। तो उसी के आधार पर आरक्षण लागू होता है। तो ऐसी दशा में इंदिरा साहनी के मामले में जो आरक्षण के जजमेंट बनाए गए, उस जजमेंट के क्रियान्वयन के आधार पर भी आलोचना की जाती है, जैसे पदोन्नति। अगर हम तर्क की बात करें तो पदोन्नति में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक स्टेज पर रिजर्वेशन दे दिया तो बाकी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम काबिलियत को बढ़ाने के लिए आपको विशेष ट्रेनिंग दें। जो लोग अनुसूचित जात के हैं, जो लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, क्योंकि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए ही पदोन्नतियों में रिजर्वेशन है। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे इस तर्क से सहमत नहीं होते। जब मैंने पदोन्नति में आरक्षण पर वीडियो अपलोड किया था, बहुत सारे लोग मेरे इस तर्क से सहमत नहीं थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने हित के लिए तर्क नहीं बता रहा हूँ, मैं तार्किक आधार पर बात कर रहा हूँ कि अगर अनुसूचित जातियों, जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के बजाय यह किया जाना चाहिए कि उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला करके उनमें काबिलियत का विकास किया जाना चाहिए, एफिशिएंसी डेवलप की जानी, और उस एफिशिएंसी के आधार पर उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए। प्रमोशन में एफिशिएंसी मेन क्राइटेरिया होना चाहिए, चीफ क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके साथ कंप्रोमाइज करेंगे तो हम अपने शासन की गुणवत्ता में गिरावट उत्पन्न करेंगे। अगर हम अपने शासन की गुणवत्ता में गिरावट उत्पन्न करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में हमारी छवि धूमिल होगी और हम विकसित देश होने का दावा मजबूत तरीके से पेश नहीं कर सकते। इसलिए पदोन्नतियों में आरक्षण तार्किक आधार पर मान्य नहीं। हाँ, राजनीतिक आधार पर तो मान्य है ही, संविधान में दे रखा गया है। तो पदोन्नतियों में आरक्षण यह विवाद का विषय रहा है।
उच्चतम न्यायालय में इसकी जांच भी की गई, उच्चतम न्यायालय ने पहले खारिज किया, फिर उच्चतम न्यायालय ने इसे वैध बना दिया, फिर उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए क्राइटेरिया सेट किए। वो सारे हम लोगों ने पिछले वीडियो में तय किए हैं। वो पदोन्नत में आरक्षण के विषय में जाकर के आप वीडियो सुन लीजिएगा, वहां आपको पूरी चर्चा मिल जाएगी। दूसरा, आरक्षण की सीमा, जो सीलिंग है, सीलिंग को लेकर के विवाद रहा है, आज भी विवाद है। इस कारण से इंदिरा साहनी के जजमेंट को रिव्यू करने की मांग की जाती रही, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% तय की गई है, इसे बढ़ाने के लिए बार बार बल दिया जाता रहा है। जो बैकलॉग्स को लेकर के जो प्रावधान किए गए कि आरक्षण, जो आरक्षित वैकेंसीज हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, लेकिन इंदिरा साहनी के मामले में कहा गया कि जो वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड होंगी बची हुई, उनमें 50% की सीमा का पालन होगा, लेकिन संविधान संशोधन करके 50% की सीमा को रद्द कर दिया गया। इस कारण से भी यहाँ पर विवाद बना रहता है। इसके अलावा जो आधार है रिजर्वेशन का, आज भी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल जाति को रिजर्वेशन का आधार बनाने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि जाति रिजर्वेशन का एक ग्राउंड तो है, लेकिन ये बहुत तार्किक ग्राउंड नहीं है, क्योंकि जिन जातियों को आरक्षण दिया गया है उन जातियों में सभी पिछड़े नहीं हैं। जिन जातियों को आरक्षण नहीं दिया गया है उनमें भी बहुत सारे लोग बेहद गरीब हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए अंधा बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को दे। ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण बार बार एडवांस ग्रुप को ही मिलता है, जो वास्तव में पुअरर सेक्शन है, जो वास्तव में मार्जिनलाइज्ड क्लास है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों में, वो आरक्षण के लाभों से पूर्णतया वंचित है, पूर्णतया वंचित, उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो एडवांस सेक्शन है वही लाभ उठा रहा है। ऐसी दशा में जो आरक्षण का ग्राउंड बनाया गया, आरक्षण का ये ग्राउंड तर्क संगत नहीं है। हालांकि अनुसूचित जातियों जनजातियों में भी क्रीमिलेयर बनाया जाए, ये जजमेंट दिया जा चुका है, लेकिन ये हम लोगों ने पदोन्नतियों में आरक्षण के समय पढ़ा है, वो सुनिएगा, उस वीडियो को भी सुनिएगा। सीलिंग के लिए जो पिछला वीडियो हम लोगों ने पिछला लेक्चर लिया है उसको सुनिएगा, तो ये सारी बातें वहां कवर हो जाएंगी। तो इस आधार पर जो आरक्षण का आधार है वो विवादों के घेरे में रहा है। जो अभी 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे दिया गया, वह भी विवादों के घेरे में आ गया। तो रिजर्वेशन का जो ग्राउंड है वो, क्योंकि इसी ग्राउंड के आधार पर, इसी कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन के लिए जातियों का इंक्लूजन और रिजर्वेशन के लिए जातियों का एक्सक्लूजन इंक्लूड किया गया है। किन्हें शामिल किया जाएगा, किन्हें नहीं शामिल किया जाएगा, उन्हें भी शामिल किया गया। परिणाम स्वरूप इन सारे आधारों पर, इन सारे विवादों के कारण इंदिरा साहनी का मामला हमेशा चर्चा में रहता है, हमेशा विवादों में रहता है, क्योंकि ये सारे मामले इंदिरा साहनी के मामले में दिए गए जजमेंट से जुड़े हुए हैं, और इंदिरा साहनी के मामले में दिया गया जजमेंट ही कानून है आरक्षण के। तो चूंकि इंदिरा साहनी के मामले से ये सारे विषय जुड़े हुए हैं और ये बिंदु जो हमने लिखे ये विवादों में रहे हैं, तो इंदिरा साहनी का मामला भी विवादों में प्रायः रहता है, चर्चा में रहता है। इसीलिए इस बात की डिमांड की गई, इस बात की मांग की गई कि जो इंदिरा साहनी का केस है, उस इंदिरा साहनी के केस को रिव्यू किया जाए, इसके रिव्यू की डिमांड की गई, इसके रिव्यू की मांग की गई। इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। लेकिन अभी 5 मई को 5 मई 2021 यानी कल, आज 6 मई, 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र।
सुप्रीम कोर्ट ने जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मामले में 5 मई 2021 को जो जजमेंट सुनाया, उस जजमेंट में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि इंदिरा साहनी के मामले को रिव्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं। नो नीड टू रिव्यू इंदिरा केस। इंदिरा साहनी के मामले में जो जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट को रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसने 5 मई को जजमेंट दिया। इस बेंच से ये आग्रह किया गया था, ये रिक्वेस्ट की गई थी, ये प्रेयर की गई कि इंदिरा साहनी का मामला 9 जजेस का बेंच है, 9 जजेस की बेंच का जजमेंट है। तो अगर इंदिरा साहनी के मामले को रिव्यू करना है, उसमें कोई चेंज लाना है, तो 9 जजेस से ज्यादा की बेंच बनानी होगी, यानी कम से कम 11 जजेस की बेंच बनानी होगी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ये प्रेयर की गई कि इस मामले को 9 जजेस की बेंच से ज्यादा बड़ी बेंच, लार्जर बेंच को रेफर किया जाए, जिससे कि इंदिरा साहनी के मामले को रिव्यू किया जा सके और बहुत सारे जो विवादित बिंदु हैं उनमें परिवर्तन लाया जा सके, चेंज किया जा सके। यहाँ पर जो चेंज की मांग की गई थी वो 50% सीलिंग की चेंज की मांग की गई थी, क्योंकि यह केस मराठा रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ था। मराठाओं को जो आरक्षण दिया गया था, महाराष्ट्र की सरकार ने 50% का रिजर्वेशन दिया था, उस रिजर्वेशन को इस मामले में चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देने के लिए इंदिरा साहनी की केस को रिव्यू करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठाओं को अतिरिक्त आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह रीजनेबल क्लासिफिकेशन में नहीं आते, रीजनेबल क्लासिफिकेशन में नहीं आते, इसलिए आरक्षण देने की जरूरत नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो 50% की सीमा है वो इंटैक्ट रहेगी, जो 50% की आरक्षण की सीमा है वो बनी रहेगी, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उसका उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा सामान्य परिस्थितियों में। इसलिए इंदिरा साहनी के मामले को लार्जर बेंच में रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनी के मामले में जो जजमेंट दिया गया है उसको रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। तो अगर हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या आप यह अनुभव करते हैं कि इंदिरा साहनी के मामले में जो जजमेंट दिया गया उसको रिव्यू किया जाए, अब प्रश्न पर आते हैं, प्रश्नोत्तर पर आते हैं। एक तो प्री में प्रश्न बन सकते हैं, जितने फैक्ट हमने शुरू से चर्चा की, ज्यादातर फैक्चुअल डिस्कशन था इसका, तो जो फैक्ट हमने पढ़े प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसे याद रखिएगा। मेन एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या इंदिरा साहनी मामले में दिए गए जजमेंट का पुनर्विलोकन आवश्यक है? अपनी राय व्यक्त करें, आपकी क्या राय है? तो इंदिरा साहनी के मामले का फैक्ट एक लाइन में बता करके फिर आप जजमेंट को संक्षेप में बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि इंदिरा साहनी के मामले के जजमेंट के रिव्यू करने की मांग क्यों की जा रही है, वो हमने अभी पिछले पेज पर आपको बताई। इतना बताने के बाद फिर अब आप लिखेंगे अंत में अपना निष्कर्ष कि इंदिरा साहनी के मामले को रिव्यू करने की जरूरत है या नहीं। तो अब आप कंक्लूजन क्या देंगे? कंक्लूजन देंगे कि इंदिरा साहनी के मामले को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए आप इस जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के केस को, जिसका जजमेंट अभी 5 मई 2021 को आया है, इस केस का आप सहारा लेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ है, 5 जजेस की पीठ है, जिसने यह डिसाइड किया कि इसे रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, रीलुक की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिजर्वेशन देने के लिए जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देना जरूरी नहीं। रिजर्वेशन आर्टिकल 16(4) के रूल को फॉलो करता है, जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है। अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और प्रतिनिधित्व आवश्यक है, तभी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, अन्यथा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो अगर इन ग्राउंड्स के आधार पर परीक्षण किया जाए तो 50% की सीमा को बने रहने देना ही आवश्यक, उचित है। तो
ये जब हम कंक्लूजन लिखेंगे, जब हम निष्कर्ष लिखेंगे, तो निष्कर्ष में यही लिखेंगे कि इंदिरा साहनी के जजमेंट के रिव्यू की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा प्री और मेन दोनों नज़रिए से ये टॉपिक कंप्लीट हो